रमेश जी ने अपने बेटे सुमित की पढ़ाई के लिए अपनी गाय और भैंस दोनों को बेच दिया ताकि उन पैसों से उनके बेटे सुमित का दाखिला शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में हो जाए, जहां उसका सपना था कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा। पिताजी, मैं आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। जब सुमित ने कहा तो रमेश जी ने हल्की मुस्कान के साथ बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। बस बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए समर्पित कर दी है। गांव में अब उनकी गाय भैंस की जगह खाली थी। आंगन सुनसान लगता था। जब अगली सुबह दूध नहीं आया तो रमेश जी की पत्नी सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली, मगर कुछ कहा नहीं। शाम को रमेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, जानती हो सावित्री, कल खेत में धूप चमकी तो मुझे लगा जैसे हमारी गाय और भैंस मुझे देख रही हैं। मैंने तो सिर्फ 2 जानवर ही बेचे थे, लेकिन दिल भी साथ चला गया। तो सावित्री जी ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया और बोली, दिल भी आखिर जान से जुड़ा होता है जी, यूं ही थोड़ी निकलता है। उधर सुमित ने विश्वविद्यालय के पहले भाषण में कहा, मेरा नाम सुमित है और मेरे पिता एक किसान हैं जिन्होंने अपने सपनों की बलि दी ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। अब मैं भी अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दूंगा। सुमित की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अब इधर रमेश जी का दिल पहले जैसा नहीं रहा। अब वो समझ चुके थे कि अब तक तो कीमत सिर्फ एक जानवर थी, आगे क्या क्या बेचना पड़ेगा, ये सवाल उनके दिल में कहीं ठहर सा गया था। 1 साल ऐसे ही बीत गया। एक दिन रात के सन्नाटे में राम किशन जी की पत्नी सावित्री जी चुपके से जगी। चूल्हे के पास बैठकर धीमी सी लो जलाई। कमरे में हल्की रोशनी फैली तो रमेश जी का थका हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। वो बैठे थे, हाथों में कुछ कागजात लिए, जिन्हें वो बार बार देख रहे थे, मानो उन पर लिखी रकम उनके मन में हथौड़े की तरह बज रही हो। ये सुमित के अगले सेमेस्टर की फीस का बिल था। इस बार 2 लाख। पिछली बार जो गाय भैंस बेची थी उससे तो केवल शुरुआत हुई थी। अब यह सपना पूरे वजूद के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ जी, फिर फीस बढ़ा दी? तो रमेश जी ने गर्दन झुकाकर सिर हिलाया, जैसे कहने की ताकत ना बची हो। अब क्या बेचोगे? सावित्री जी ने पूछा। तो रमेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी अलमारी की चाबी उठाई और अलमारी खोलकर उस ज़मीन के कागज़ निकाले जो उनके घर के थे। नहीं जी, ऐसा मत करो, ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? पत्नी की बात सुनकर रमेश जी ने संयम भरी आंखों से कहा, अगर ये छत मेरे बेटे के सपने के नीचे आ जाए तो मैं खुशी से इसे गिरवी रख दूंगा। वो डॉक्टर बनेगा, बस कुछ और साल। सावित्री जी खामोश हो गई, जैसे किसी ने उनकी सांसें थाम दी हों। इसी घर में तो उसने अपनी जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था, मगर अब ये सब किसी सपने के बलि चढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद रमेश जी शहर के बंक में बैठे थे। सामने कागज रखे थे, माथे पर पसीना था और दिल पर कर्ज का बोझ। ऋण स्वीकार हो गया, घर गिरवी रख दिया, पैसों से फीस जमा की गई और इसी तरह सुमित का अगला वर्ष भी शुरू हो गया। महीने गुजरते गए, फीस बढ़ती गई। अब अगली बारी पड़ोस की ज़मीन की थी। वो ज़मीन जो रमेश जी ने हमेशा भविष्य के लिए बचा कर रखी थी, वो भी बिकने लगी। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनो जी, कभी सोचा है अगर वो डॉक्टर ना बन सका तो हम कहाँ जाएंगे? ये सुनते ही रमेश जी ने कहा, वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा सावित्री, मुझे ऊपर वाले और बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा है। एक दिन सुमित का फ़ोन आया, पिताजी, मेडिकल संगोष्ठी कोलकाता में है, जाना ज़रूरी है, पंजीकरण 5,000 रुपये है और यात्रा का अलग खर्चा, क्या संभव हो पाएगा? तो रमेश जी ने सर झुकाकर हाँ कह दिया। हालांकि उनकी जेब में 2,000 रुपये थे,
वो फिर बाजार गए, पुराने बर्तन बेचे, बकरी का बच्चा बेचा और बेटे के लिए पैसे भेज दिए। अब तो गांव में लोग बातें करने लगे थे कि रमेश ने सब कुछ बेच दिया है, बेटे के सपनों के पीछे पागल हो गया है। कुछ दुखी होकर कहते, भगवान करे सुमित वाकई में डॉक्टर बन जाए, वरना रमेश का सब कुछ तबाह हो जाएगा। सावित्री जी अक्सर खामोश रहने लगी थी। उनके चेहरे पर लगातार चिंता छाई रहती। ये सब देखकर रमेश जी सोचते कि हे भगवान, मेरी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। अब तो वो समय भी आ चुका था जब आखिरी खेत भी बेचना था। इस बार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय रमेश जी के हाथ भी कांप रहे थे। जब सुमित को पता चला कि पिताजी ने आखिरी ज़मीन भी बेच दी है तो उसके चेहरे पर एक पल को सन्नाटा सा छा गया। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोला, पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मेरे अंतिम परीक्षा की तैयारी पूरी है। रमेश जी ने दुआओं के साथ उसे विदा किया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। परीक्षा का अंतिम दिन था। सुमित के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक यात्रा का निर्णय था। एक ऐसी यात्रा जो रमेश जी ने अपने सपनों की बुनियाद पर शुरू की थी। लेकिन किस्मत की कलम कभी कभी उन सपनों के रंगों को फीका कर देती है। परीक्षा के बाद दिन रात और हफ्ते जैसे थम से गए थे। रमेश जी हर दूसरे दिन सुमित को फ़ोन करते, बेटा परीक्षा कैसी हुई? और हर बार सुमित धीमी आवाज़ में जवाब देता, पिताजी, ईश्वर भला करेगा। रमेश जी भी कुछ महसूस कर रहे थे। सावित्री जी भी अब पहले जैसे शांत नहीं रही, लगातार चिंता में रहती थी। एक दिन उसने कहा, अगर भगवान ने फल नहीं दिया तो रमेश जी केवल इतना ही बोल पाए, तो फिर जो भी होगा वो भगवान की मर्जी से होगा। परिणाम आया तो सुमित ने अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर नाम देखा, लेकिन उसमें अपना नाम कहीं नहीं था। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल दी हो। दोस्तों ने सांत्वना दी, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगाया था। वही सपना आज ज़मीन में दफन हो गया। वो दिन सुमित के लिए बहुत भारी था। सुमित ने रमेश जी को फ़ोन किया, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। सिर्फ इतना ही कह पाया, पिताजी, मैं पास नहीं हुआ। ये सुनते ही रमेश जी के चेहरे पर खामोशी छा गई। लेकिन फिर खुद को संभालते हुए रमेश जी ने कहा कि ठीक है बेटा, भगवान बेहतर करेगा। रमेश जी की आवाज़ में वो हार थी जो किसी योद्धा को अंतिम युद्ध से पहले महसूस होती है। उन्होंने फ़ोन बंद किया और यूं ही दर्द के बोझ तले बैठे रहे। क्या हुआ जी? सावित्री जी ने पूछा तो रमेश जी ने धीरे से कहा, सुमित फेल हो गया सावित्री। ये सुनते ही सावित्री जी वहीं बैठ गई, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। अब हम क्या करेंगे जी? सावित्री जी ने पूछा तो रमेश जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं सावित्री, शायद वो कोई नौकरी ढूंढ ले। कुछ दिन बाद सुमित का फ़ोन आया। अब एक अस्पताल में छोटी सी नौकरी मिल गई है पिताजी। तनख्वाह कम है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। रमेश जी ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन उसके दिल ने चुपचाप कहा, जिस कीमत पर मैंने ये सपना खरीदा उसका परिणाम ये नहीं होना था। रमेश जी और उनकी पत्नी सावित्री जी ने पुराने जख्मों को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। उन्होंने पुराने घर का ताला बंद किया और एक बार पीछे मुड़कर उस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उनकी पूरी जिंदगी बीती थी। शहर में सुमित ने एक छोटे से किराए के मकान की व्यवस्था की और अपने माता पिता को भी वहीं बुला लिया। शहर के उस छोटे से फ्लैट में सब कुछ नया था, लेकिन दिल पुराने जख्मों से भरे थे। रमेश जी खिड़की से बाहर ट्रैफिक को निहारते रहते और सोचते कि जो जिंदगी कभी खेतों में हंसते खिलखिलाते बीतती थी, अब वो दीवारों में कैद हो गई है। शहर की सुबह
गांव की सुबह से बिल्कुल अलग होती है। न खेतों की खुशबू, न परिंदों की चहचहाट जो दिन की शुरुआत को खुशनुमा बनाती थी। यहाँ तो बस इंसानों के चेहरे मोबाइल की चमक से रोशन होते हैं। अब सुमित अपनी नौकरी में उलझा हुआ था। वो अस्पताल के मरीज और दवाओं की दुनिया में खो गया था। अब उसे अपने परिवार के लिए समय निकालना कठिन लगता था। एक शाम रमेश जी ने सावित्री जी से छत पर चलने की जिद की। चलो सावित्री, शहर की शाम देखो, शायद मन बहल जाएगा। पत्नी ने फीकी हंसी के साथ कहा, यहाँ की शाम में सुकून नहीं है जी, बस शोर है। गांव में जहाँ भजनों की आवाज़ें गूंजा करती थी, यहाँ अब केवल गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं। कुछ ही दिनों में सावित्री जी की तबीयत बिगड़ने लगी तो रमेश जी ने सुमित से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ। लेकिन सुमित ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, मैं खुद अस्पताल में हूँ, दवा भी ले आया हूँ, बस समय पर दे देना। रमेश जी कुछ कहना चाहते थे मगर चुप हो गए। उन्हें एहसास था कि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ बेच डाला, वो बेटा अपनी माँ की आंखों का आंसू तक नहीं पढ़ पा रहा। एक रात बारिश हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। सावित्री जी की खांसी और बारिश की बूंद की टपटप ने कमरे को एक दुखांत गीत में बदल दिया था। रमेश जी अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते रहे, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो सावित्री जी अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। रमेश जी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। वो खामोशी से शहर की इस भीड़ में अकेले बैठ गए। अब बारिश की बूंदें जमीन पर नहीं, उनके दिल पर गिर रही थी। सुमित दोपहर तक आया। माँ की लाश देखकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर औपचारिक आंसू बहाए और अंतिम संस्कार के इंतजाम में लग गया। कोई करीबी रिश्तेदार पास नहीं थे, सिर्फ कुछ पड़ोसी और रमेश जी की अधूरी दुआएं थी। शमशान में चिता को अग्नि देते समय रमेश जी ने सर झुका लिया और बस इतना ही कहा, अब तुम्हें इस दुनिया की भाग दौड़ और शोर से मुक्ति मिल गई सावित्री। अंतिम संस्कार के बाद रमेश जी बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। उन्हें पत्नी की कही बातें याद आ रही थी। ये सपने हमें ले डूबेंगे जी, तुम सही कहती थी सावित्री। और फिर वो पूरी तरह शांत हो गए, जैसे उनके भीतर बोलने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। अब वे किसी से बहस नहीं करते, किसी चीज़ की मांग भी नहीं करते, बस हर सुबह गीता का पाठ करते और दिन भर पत्नी की पुरानी साड़ी का आंचल सीने से लगाई किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते। एक दिन सुमित ने कहा, पिताजी, क्या आप अब गांव वापस जाना चाहेंगे? तो रमेश जी ने एक नज़र बेटे की ओर देखा और फिर बोले, अब वहाँ क्या है, तुमने ही तो सब कुछ बिकवा डाला। अब तो शायद मेरी अस्थियाँ भी यहीं की गंगा में विसर्जित होंगी। सुमित के चेहरे पर एक पल के लिए शर्म का भाव आया, लेकिन फिर वो अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया। शहर की जिंदगी ने रमेश जी को भीतर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू, नीम के पेड़ की छाँव, ये सब अब केवल एक सपना बनकर रह गया था। अब केवल बंद खिड़कियाँ, घुटनों का दर्द और नींद से खाली रातें बाकी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर थे जहाँ ना कोई इच्छा बची थी और ना कोई उम्मीद, सिर्फ खामोशी थी और बेटे के रवैये की बेरुखी। कमरे में सन्नाटा गूंजता था, खिड़की के बाहर की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती। समय केवल दीवार की घड़ी में चलता, दिल में नहीं। रमेश जी दिन भर चुपचाप बैठे रहते और सुमित सुबह अस्पताल और शाम को अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाता। बाप बेटे के बीच में न कोई झगड़ा था और न कोई अपनापन, बस एक ठंडी दूरी थी। इन्हीं दिनों में अस्पताल में सुमित की मुलाकात डॉक्टर रचना से हुई। सुमित जो बार बार जीवन से टूटा था, रचना की गंभीरता और मजबूत स्वभाव से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। रचना को भी सुमित की चुप्पी और विनम्रता भा गई। एक दिन उसने सुमित से कहा, मेरी माँ चाहती है कि मैं किसी अमीर व्यवसाय से शादी करूं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान के साथ जीवन बिताना बेहतर होगा। सुमित कुछ देर चुप रहा,
फिर बोला, मेरे पास ना दौलत है, ना कोई ऊंचा मुकाम, सिर्फ एक बूढ़े पिता हैं जो बीमार रहते हैं, और मैं खुद भी एक अधूरे सपने का टूटा हुआ हूँ। तो रचना मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर हम दोनों का मेल अच्छा रहेगा। मैं मजबूत हूँ, तुम सच्चे हो। कुछ ही दिनों में रचना ने खुद अपने माता पिता को राजी किया और रिश्ता भेजा। रमेश जी ने पहले सुमित की बात चुपचाप सुनी, फिर बोले, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रमेश जी को उम्मीद हुई कि शायद सुमित अब उसे भी वक्त दे देगा। शादी धूमधाम से हुई। शादी के कुछ दिनों बाद सुमित और रचना ने रमेश जी को अपने साथ ही शहर के महंगे इलाके में स्थिर घर में रख लिया। रमेश जी के लिए एक अलग छोटा कमरा रखा गया। शुरू में रचना का व्यवहार औपचारिक था, लेकिन जल्द ही उसमें कठोरता झलकने लगी। एक दिन रात के खाने के बाद रचना ने रमेश जी के खाने के बर्तन उनके हाथ में थमा दिए और बोली, इन्हें धो दीजिए, बाहर की नौकरानी सुबह आएगी तो नाराज हो जाएगी। रमेश जी ने आश्चर्य से देखा, लेकिन फिर चुपचाप बाहर जाकर बर्तन धोने लगे। ठंडी रात थी, उनके हाथ कांपने लगे। जब वो बर्तन धोकर किचन में रखने के लिए चले तो एक प्लेट हाथ से गिरकर टूट गई। आवाज़ सुनते ही रचना चिल्लाते हुए बोली, ये प्लेट बहुत महंगी थी। तुम लोगों को कीमती चीज़ों की कोई कदर नहीं होती। रमेश जी चुप रहे, लेकिन सुमित ने झल्लाकर कहा, पिताजी, आपसे कहा था ना, बर्तनों को ध्यान से संभाला करें, हर चीज़ खराब कर देते हैं। बेटे की बात सुनकर रमेश जी चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठ गए। रात को वो देर तक जागते रहे। आज पहली बार बेटे की आवाज़ में अपने लिए दूरियां महसूस की। मन ही मन बुदबुदाने लगे कि मैंने सब कुछ तुम्हें दिया बेटा, खुद से ज़्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में मैं एक अजनबी हूँ। एक समय था जब रमेश जी की उपस्थिति घर में बरकत समझी जाती थी, लेकिन अब वही अस्तित्व एक अवांछित बोझ बन चुका था। सुमित सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और रचना अभी खुलकर अपने असली रंग दिखाने लगी। वह अब किसी दया लिहाज या शरण को मानने वाली नहीं थी। रमेश जी की चुप्पी को उसने कमजोरी समझ लिया था। एक दिन रमेश जी की पुरानी चारपाई टूट गई, कमर में दर्द असहनीय हो गया, तो उन्होंने बहू से कहा, बेटी, अगर नई चारपाई न दिलवा सको तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो, बहुत तकलीफ है कमर में। यह सुनते ही रचना आंखें निकालते हुए बोली, बूढ़े, ये कोई दान पुण्य संस्था नहीं है। अगर यहाँ की सुविधा पसंद नहीं तो वृद्धाश्रम चले जाइए, वहाँ आपके जैसे ही लोग रहते हैं। ये बात रमेश जी के दिल पर गहरी चोट कर गई। उस रात उन्होंने पुराने संदूक से अपनी पत्नी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, तुम होती तो ये सब ना होने देती, तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता। रोते हुए वो वहीं दीवार से सर लगाकर ज़मीन पर बैठ गई। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया बेटा, वो धीरे से बुदबुदाई। ज़मीन बेची, घर छोड़ा, पत्नी चली गई, लेकिन फिर भी आज तुम्हारे लिए मैं बोझ बन गया हूँ। अगले दिन जब सुमित शाम को घर आया तो रचना ने शिकायतों की सूची फिर से दोहरा दी। मैं आपके पिताजी से कहती हूँ अपने कपड़े अलग रखें, लेकिन वो सारा कमरा गंदा कर देते हैं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? सुमित ने सिर हिलाया। मैं समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। रात के खाने के बाद सुमित रमेश जी के कमरे में आया और बोला, पिताजी, रचना जो कहती है वो गलत नहीं है। आप अपना ख्याल नहीं रखते, कृपया थोड़ा सा अनुशासन रखें। ये शहर है, गांव नहीं। रमेश जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, मैं तो अब सिर्फ वक्त का यात्री हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बहुत खलती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। सुमित को गहरी शर्मिंदगी हुई और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद सर्दी की तीव्रता और बढ़ गई। रमेश जी की तबीयत कुछ बोझिल सी लगने लगी। जब गले में दर्द और माथे पर हल्का बुखार महसूस होने लगा तो
उन्होंने खुद से कहा। शायद मौसम का असर है, और चुपचाप अपने कमरे में लेट गए। अगले दिन वो हल्के बुखार के साथ उठे तो खांसी शुरू हो गई। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़े। तभी रचना ने दूर से ही कहा, बूढ़े, आप बुखार में बाहर क्यों आ गए? आपका कमरा ही बेहतर है, मैं दवा भिजवा दूंगी। मगर ना दवा आई, ना ही कोई खबर। वो सारा दिन बुखार में अकेले पड़े रहे। कोई देखने तक नहीं आया और न ही किसी ने दो शब्द तसल्ली के कहे। रात को बुखार बढ़ गई। रमेश जी का शरीर कांपने लगा। वो एक पुराना कंबल ओढ़कर छत की ओर देख रहे थे। उनकी जुबान से बस एक ही शब्द निकला, सावित्री, अगर तुम होती तो आज तेरा हाथ चाहिए था। उसी समय दरवाजे पर खड़ा चौकीदार, जो दूर से ही सब कुछ देख रहा था, धीरे धीरे अंदर आया और बोला, बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रमेश जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत थकान है। चौकीदार तुरंत बाजार गया। कुछ गोलियां और बुखार की दवा लाकर रमेश जी को दे दी। ये देख रमेश जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि एक अजनबी था, मगर उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। अगले दिन जब रचना को पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था, तो वो गुस्से से भर गई और बोली, किसकी इजाज़त से तुम अंदर आए? कौन हो तुम? तुम मेरे ससुर को दवा दोगे? अगर दोबारा उनके पास आने की कोशिश भी की तो नौकरी से निकाल दूंगी। धीरे धीरे 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए। इन्हीं सालों में सुमित और रचना को एक बेटा हुआ। उस घर में हंसी खुशी की एक गूंज सुनाई दी, लेकिन उस हंसी के पल में उस बूढ़े बाप के लिए कोई जगह नहीं थी। बच्चे के जन्म वाले दिन रमेश जी दरवाजे के पास बैठे रहे। ना किसी ने आकर उन्हें खुशखबरी दी और ना ही बधाइयाँ दी। जब अस्पताल से वापसी हुई तो रमेश जी दूर से देखते रहे कि शायद कोई उसे बच्चा दिखा दे, मगर रचना ने बच्चे को छुपा कर रखा। ये गांव वाले ऐसे ही होते हैं, बच्चे को उनके पास नहीं लेकर जाना। रचना ने सुमित से कहा तो सुमित ने उदासी से सिर हिला दिया। शायद उसे भीतर से कुछ महसूस हुआ, लेकिन जुबान बंद रही। शायद पत्नी की मर्जी उसके आंखों का हुक्म बन चुकी थी। रमेश जी ने कभी बच्चे को गोद में लेने की जिद नहीं की, बस रात को दुआ करते कि हे ईश्वर, जो चेहरा दुनिया नहीं दिखा रही वो मुझे ख्वाब में दिखा देना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा पोता कैसा दिखता है। कुछ दिन बाद बेटे की खुशी में घर में भोज का आयोजन किया गया। पूरे परिवार के सदस्य आने वाले थे। सभी लोग सजावट और तैयारी में व्यस्त थे। रचना ने सुबह से व्यवस्थाओं का आरंभ कर दिया था, मगर उसने सबसे पहले रमेश जी को छत वाले कमरे में भेज दिया। बूढ़े, आज ऊपर ही रहना, नीचे मेहमान आ रहे हैं। अगर कोई अनजान बुजुर्ग देखेगा तो लोग क्या सोचेंगे? रमेश जी ने मौन साध लिया और अपने हाथ में भगवत गीता लिए छत की ओर बढ़ गए। कदम कांप रहे थे, पर उनकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। बस मन कह रहा था, ये मेरे बेटे का घर है, पर इसमें मेरे लिए कोई स्थान नहीं। ऊपर छोटे से कमरे में पहुंचकर उन्होंने प्रार्थना की चटाई बिछाई और बैठ गए। नीचे से रिश्तेदारों की बातें, हंसी और पकवानों की सुगंध आ रही थी, जैसे जीवन का उत्सव हो। लेकिन रमेश जी का जीवन अब केवल एक वीरानी में सिमट गया था। रचना और सुमित मेहमानों के आवभगत में व्यस्त थे। किसी को ये भी ध्यान नहीं था कि उनका बूढ़ा पिता छत पर अकेला बैठा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो घर में एक गहरा सन्नाटा था, ऐसा जैसे कोई अमूल्य चीज खो गई हो, जैसे किसी दुआओं की रोशनी बुझ गई हो। सुमित की आंख खुली तो सर में हल्का दर्द था। रचना रसोई में नाश्ते की तैयारी में लगी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी छत पर अपने पिता की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। दोपहर होने को आई, तभी अचानक सुमित को याद आया कि पिताजी कहाँ हैं। कल से उन्होंने शायद कुछ खाया भी नहीं था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचा तो देखा रमेश जी प्रार्थना की चटाई पर लेटे हुए थे। पिताजी, सुमित ने धीरे से पुकारा, मगर कोई उत्तर नहीं मिला।
रमेश जी अब इस दुनिया की उपेक्षा, तन्हाई और अवहेलना से मुक्त हो चुके थे। रचना ऊपर आई। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, बस हल्की सी हैरानी। फिर उसने धीरे से कहा, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा हुआ शांति से चले गए। आखिरकार एक बोझ कम हुआ। नीचे उतरते हुए रचना बुदबुदाई। सुमित ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर छत से नीचे उतर आया। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पड़ोसियों और चौकीदार ने संभाली। ना कोई आंख नम हुई और ना कोई शोक सभा। उसी वक्त घर में फिर एक गहरी खामोशी छा गई। सुमित और रचना नीचे आए तो उनके बेटे गोलू का रो रो कर बुरा हाल था। रचना घबरा गई। सुमित घबरा कर आगे बढ़ा। क्या हुआ बेटा? बच्चा तड़प रहा था। वे दोनों उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच की। चेहरा गंभीर हो गया और बोले, बच्चे को तुरंत गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाएं। अपेंडिक्स में गंभीर संक्रमण है। स्थिति बेहतर बिगड़ चुकी है। सुमित और रचना अवाक खड़े रह गए। 2 दिन पहले जो बच्चा हंसी खुशी खेलता था, आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बस इतना ही कहा कि हमने पूरी कोशिश की, मगर बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रचना वहीं जमीन पर बैठकर चीख पड़ी, ये क्या हो गया? सुमित दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल के भीतर कोई अनजाना सा डर गूंज रहा था। जिस पिता की मृत्यु पर उसकी आंखें नम नहीं हुई थी, अब उसी के पोते को कंधे पर लेकर जाना पड़ा। शमशान में 2 चिताएं सज चुकी थी, एक रमेश जी की और एक उनके पोते की। दादा और पोता, जिन्हें जीवन ने कभी एक दूसरे से जोड़ा नहीं, लेकिन मृत्यु ने उन्हें एक ही अग्नि के धुएं में मिलाकर एक कर दिया था। सुमित अपने पिता की चिता के पास जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। पिताजी, मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया, समय, सम्मान, प्रेम, और बदले में भगवान ने मुझे मेरा सुख, मेरा बेटा छीन लिया। ये आपकी बद्दुआ नहीं थी पिताजी, ये मेरे कर्मों का फल था। पीछे रचना खड़ी थी, आंसू बहते हुए भी वो पूरी तरह शांत थी। उसके भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो केवल रिश्तों की बेइज्जती पर मिलती है। एक ऐसी सजा जो हर दिन उसे भीतर ही भीतर भस्म करती रहेगी। सुमित चिता के किनारे बैठा था, चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर लगातार रोता रहा। वही व्यक्ति जो कभी चुपचाप बर्तन धोता रहा और कुछ न बोलता, आज अपनी आवाज़ ही खो बैठा था। उसे लग रहा था जैसे हर मिट्टी का कण उसे पुकार रहा हो कि तूने एक पिता को अकेला छोड़ा, एक पोते को दादा के स्नेह से वंचित किया। पास खड़ी रचना चुप थी। उसके चेहरे पर अब वो कठोरता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। बच्चे की मृत्यु ने उसकी आंखों से चमक छीन ली थी। वो जान चुकी थी कि जिस पिता को उसने नौकर समझा, वही वास्तव में ईश्वर की कृपा थे, और अब उन्हें खोकर वो एक दंड में पड़ चुकी थी। सुमित ने कांपते हाथों से अपने पिता की राख पर हाथ रखा और धीरे से कहा, पिताजी, काश समय रहते मैं समझ पाता, काश मैं आपको अपने शब्दों से अकेला नहीं छोड़ता। आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बेटे की राख की ओर देखा और बेसुध सा बोला, यह मेरा ही निर्णय था पिताजी। बेटे के लिए आपकी ममता न समझी, इसीलिए ईश्वर ने वही बेटा मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद लोग वहाँ से चले गए। बस 2 चिताएं रह गई और एक सुमित जो उनके मध्य बैठा अपने कर्मों का लेखा जोखा कर रहा था। महीने साल बीत गए, मगर सुमित का मन वही ठहर गया। उस पल में जब उसने अपने पिता को अंतिम बार प्रार्थना की चटाई पर अंतिम सांस लेते छोड़ा था, अब वो अक्सर शमशान आता, दोनों की मिट्टी के बीच बैठता, भगवत गीता का पाठ करता, आंखें बंद करता और सिर्फ एक प्रार्थना करता कि हे प्रभु, जो गलती मुझसे हो गई उसे मेरे आंसुओं से क्षमा कर देना।
पर माता पिता के बलिदानों का मूल्य ये संसार कभी चुका नहीं सकता। जो संतान अपने माता पिता को समय रहते नहीं समझती, उसे जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों, समय रहते अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि एक बार गया हुआ समय और खोया हुआ अपनापन कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।